नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम आपको वो खबर देंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और खबर उनकी भी लेंगे जो उन खबरों की भी खबर लेंगे जो अपने चंद सेकंड की खुशियों के लिए आपकी जान से खेलते हैं। जी हाँ, तफसील से बताता हूँ। खबरों की खबर की शुरुआत करेंगे प्रयागराज में महाकुंभ से, जिसका आज से शुभारंभ हो गया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज प्रयागराज में पहले ही दिन संगम में पवित्र डुबकी के लिए देश विदेश से इतने श्रद्धालु पहुंचे जितने दुनिया के कई देशों की आबादी ही नहीं है। खबरों की खबर में हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कुंभ स्नान में सिर्फ अमृत ही नहीं, धन भी बरस रहा है, और ये भी कि कैसे इस कुंभ से भारत के इतिहास की कई यादगार कहानियां जुड़ी हुई हैं। उनको गौरवपूर्ण कहानियों को आज हम आपको दिखाने वाले हैं, तफसील से बताने वाले हैं। और तीसरी खबर जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों की खबर में, वो बहुत ही अहम खबर है और वो है चीनी मांझे से जुड़ी हुई। जी हाँ, जो थोड़ी सी सावधानी हटी कि गर्दन कट जाती है इस चीनी मांझे की वजह से। और हम क्यों चीनी मांझे की बात कर रहे हैं? कल मकर संक्रांति का मौका है और कल के दिन देश भर में पतंग उड़ाने का रिवाज है। अलग अलग जगहों पर कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं कम पतंगें बेची जा रही हैं, पतंगें खरीदी जा रही हैं। तो क्यों चीनी मांझे से बचकर कल पतंग उड़ाते वक्त आपको रहना होगा, उसकी विशेष कवरेज हमारे साथ आज ज़रूर देखिए। ये हम आपको तफसील से बताने वाले हैं। और खबरों की खबर में चौथी और अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीर से। कश्मीर में सोनमार्ग के पास बना जेडमोड सुरंग, आज इसका शिलान्यास हो गया। कैसे वो सुरंग एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देगी तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों की किसी भी अप्रिय हरकत का करारा जवाब देने का साधन भी अब ये सुरंग मुहैया कराएगी। इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं महाकुंभ से। तीर्थों के तीर्थ होने के नाते जिसे तीर्थराज कहा जाता है, उस प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ का महास्नान शुरू हो गया। यूं तो पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कल से शुरू होगा, लेकिन आज ही करीब 1 करोड़ के ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के कई श्रद्धालु आज संगम तट पर पहुंचे, जहां का दृश्य अद्भुत था। देखिए तीर्थराज प्रयागराज से हमारी ये खास रिपोर्ट। सोमवार को अलसुबह मौसम भले ही ठंड से अलसाया हुआ था, लेकिन भक्ति, आस्था और श्रद्धा के संगम पर उत्साह की गर्मी फैली थी। हर हर महादेव के महोच्चार से संगम क्षेत्र गूंज रहा था। झारखंड पलामू से बड़े एक्साइटेड हो, नहा के आ रहे हैं। बहुत मजा आया। कुंभ प्रथम शाही स्नान 144 साल बाद लगा था। हम लोग नहाए, अत्यंत प्रसन्न हुए, मजा आ गया नहाने के बाद। कल भी करेंगे। हाँ, कितना दिन रुकना है? 2 दिन रुकेंगे, 2 दिन शाही स्नान करेंगे। इतना बड़ा मेला कभी देखे हैं? बहुत इतना कभी नहीं बहुत योगी जी का पूरा व्यवस्था बहुत अच्छा है। मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा व्यवस्था देने। बढ़िया है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि महाराज योगी जी अगर आवाज जारी तो सुनिए, ऐसा मेला 1000 बार लगाइए और हिंदू राष्ट्र जल्द कराइए। हर हर। एक तरफ आम श्रद्धालु हैं तो दूसरी तरफ साधुओं, बाबाओं, नागा बाबाओं और तपस्वियों के आगमन से संगम क्षेत्र जगमग हो चुका है। गगन मंडल में आग लगी, झरझर पड़े अंगारा। इस जग में संत नहीं होता तो जल जाता संसारा। तो संत है जहाँ सनातन है, जहाँ सनातन है जहाँ अपना धर्म है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, इससे बड़ा और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें देवताओं ने जो है साधुओं को वरदान दिया कि जब जो यहाँ साधु आएगा, स्नान करेगा तो उसको मुक्ति का मार्ग मिलेगा।
144 सालों पर होने वाले इस महाकुंभ के पहले दिन ही 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी ली। और महाकुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। अभी तो संगम स्नान की ये अंगड़ाई है, लेकिन भक्तों का रेला इतना ज्यादा है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर लोग संगम पर पहुंचे। लेकिन आस्था की लीक पकड़कर लोगों ने भीड़ की मुश्किलों के बीच से अपनी मंजिल हासिल कर ली। जहां श्रद्धा और अमृत बरस रहा हो, वहां देश विदेश के तमाम श्रद्धालु पहुंचे। और तो और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी कल्पवास के लिए प्रयागराज की पुण्य भूमि में पहुंच चुकी हैं। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. This is an spiritual trip. Today you take a holiday. Holiday, yeah, bueno, I'm, sí, 3 times immersed. You enjoy? Yeah, very, very much. Very lucky, very. I mean, यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इज ऑलवेज गुड। मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर रह के डेली प्रैक्टिस करता हूँ। सो वैसे constant contact should be there, grounding should be there, and traveling towards inner self and knowing yourself should be there. So this is all we always keep practicing and keep a constant. एक तरफ भक्ति का मेला है तो दूसरी तरफ सुरक्षा का इंतजाम अलबेला है। घुड़सवार पुलिस ने पैनी नजरें गड़ा रखी हैं। एनडीआरएफ भी मौजूद है। जल पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तमाम इंतजामों के बीच 44 घाटों पर लगातार लोग डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन जो पूरी तरह से सतर्क है। सुबह 3 बजे से ड्यूटियां लग गई हैं। लगातार स्नान हो रहा है और जहां स्नान हो रहा है वहां पे पूरे पुलिस बंदोबस्त है। हमारे पीएससी के बल, हमारे केंद्रीय सरकार के जितने बल हैं सीपीएमएफ से, वो सभी मुस्तैद हैं और सभी अधिकारी लगातार जो है वो चेक करते रहे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पूजा अर्चना की और हालात का जायजा भी लिया। आस्था का ये महाकुंभ सिर्फ धर्म और अध्यात्म का केंद्र ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेम को भी जाहिर कर रहा है। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल से प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे। जलवायु के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए उन्होंने रास्ते में बरगद, पीपल और अन्य पेड़ लगाए। प्रयागराज से रणवीर सिंह और पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूरे महाकुंभ के दौरान 45 दिनों के भीतर 40 करोड़ श्रद्धालुओं और सैलानियों के प्रयागराज में पहुंचने की संभावना है। कुछ आंकड़े, कुछ नंबर मैं आपके सामने रखूंगा जो इस महाकुंभ के महामेले के साथ सीधे तौर पर जुड़ते हैं। इसीलिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक अलग जिला घोषित किया गया है। ये मेला कुल 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 4000 का एक आंकड़ा हुआ। यहाँ 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 2597 यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और उसके बाद अगर अगले आंकड़े की बात की जाए तो 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इतनी बड़ी आबादी आएगी तो साफ सफाई के लिए, शौच के लिए इसकी भी आवश्यकता होगी। आज पहले ही दिन जब 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ को संभालने की चुनौती मेला क्षेत्र प्रशासन और पुलिस के लिए रही होगी। इसीलिए तमाम हेल्पलाइन नंबर्स भी सार्वजनिक किए गए हैं। हम आपकी सुविधा के लिए वो हेल्पलाइन नंबर आज आपको जरूर बता रहे हैं।
ताकि अगर आप महाकुंभ में महास्नान के लिए जा रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर अपने साथ ज़रूर रखिएगा, आपकी किसी भी मुसीबत में मददगार साबित हो सकते हैं। महाकुंभ मेला जो हेल्पलाइन नंबर है, जो मेन नंबर है, वो 1920 है, 1920 में। इस नंबर को ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, और जैसे आप नंबर को देखेंगे इसको स्क्रीन सेव कर लीजिएगा, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। तो महाकुंभ मेला का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1920 है। मेला पुलिस का जो नंबर है वो 1944 है। अगर आग लगने की घटना हो जाए तो वो जो नंबर है फायर ब्रिगेड का वो 1945 है। और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो वो नंबर है 102 जो कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और 108 एक और नंबर है जो खाद रसद के लिए जो अलग से नंबर दिया गया है वो 1010 है। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स हैं जो आपको अपने पास हैंडी ज़रूर रखने चाहिए। आप देखें तो पहली बार ये पूरी तरह एक डिजिटल महाकुंभ दिखाई देता है, जो स्वयं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी आप अपने मोबाइल पर तमाम ऐप से अपने लिए सारी सुविधाएं इस मेले के बारे में हासिल कर सकते हैं। इस डिजिटल महाकुंभ में मेला ऐप है, महाकुंभ मेला ऐप, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से इस मेले के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक AI का चैटबॉट है, यानी अगर आपको मेले में कुछ भी सवाल पूछना है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस चैटबॉट पे जाकर आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। QR कोड जगह जगह पर पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं ताकि इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकें। और डिजिटल खोया पाया केंद्र तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई मुसीबत हो, कोई बिछड़ जाए तो इन जगह पर संपर्क कर सकता है। टेंट सिटी का विवरण मेला ऐप में है, जो तमाम डिटेल्स आपके बारे में है वो अब आपको बता रहे हैं कि ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप महाकुंभ में महाडुबकी के लिए जाएंगे तो ये मेला ऐप आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसमें गूगल के ज़रिए भी जगहों के बारे में, लोकेशंस के बारे में जानकारी दी हुई है। ये मेला ऐप 11 से अधिक भाषा में है। इस ऐप में यात्रा की योजना आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें टेंट सिटी का पूरा ब्यौरा दिया गया है, वहीं गूगल नेविगेशन का भी इसमें इंतज़ाम किया गया है। वहीं कार्यक्रमों का अपडेट भी आपको लगातार इस ऐप के ज़रिए मिलता रहेगा। अगर किसी श्रद्धालु को पर्यटक गाइड की ज़रूरत हो उसके बारे में जानकारी भी इस ऐप से मिल जाएगी। उसी तरह सारी आपातकालीन सेवाएं आपके लिए इस ऐप में रखी गई हैं। फिर भी कुंभ मेले में बिछड़ने की पुरानी कहानी आपने सुनी होगी, उसका असर आज भी है। हम आपको दो ऐसी बहनों को दिखाते हैं जो महाकुंभ मेले में आई तो अपनी चूड़ियों को एक रिबन से बांध लिया ताकि दोनों एक दूसरे से भीड़ में बिछड़ने ना पाएं, अलग ना होने पाएं। सुनिए वो क्या कहती है। जब भी कुंभ का नाम आता है तो आप सोचते होंगे कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, फिल्मों में भी इसका जिक्र होता है, लेकिन कुंभ में लोग ना बिछड़े इसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं ज़रा ये देखिए। मुझे अचानक यहाँ कुंभ में दो बहनें मिली। आप लोग बहनें ही हैं ना? तो इन्होंने अपनी चूड़ियों से एक रिबन बांध रखा है कि ये भीड़ में खो ना जाए। कहाँ से हैं आप? बाबा धाम देवघर। देवघर से जी। कब यहाँ आए हैं? कल आए हैं हम लोग 12 तारीख को। ललिता और मेरी बहन है गीता। गीता, तो गीता और ललिता बिछड़ ना जाएं, इसका जुगाड़ है ये। बड़ी बढ़िया क्या? जी। ये हमारे सुरक्षा के लिए है, हम लोग बिछड़ नहीं जाए। और कुंभ में कोई न कोई हमेशा सुनने में आ रहा है कि सब बिछड़ ही जा रहे हैं। नंबर 1 पुल पर आ जाओ, मम्मी आ जाओ, तो भाई आ जाओ, सब बुला रहे, खो रहा है। बस हम दोनों ही आए हैं। ये बताइए, फिल्मों में सीता गीता खो जाया करती थी, तो यहाँ भी गीता और जो है बबीता ललिता। हम लोग भी आसाम से आए हैं। हाँ, एक मिनट पहले इनका जुगाड़। अरे चाचा, इनका जुगाड़ देखिए जरा। कब से बांध के घूम रहे हैं? हम लोग कल से ही घूम रहे हैं सर। ऐसे ही? बस टॉयलेट के टाइम चेंज करते हैं, बाकी ऐसा ही रहता है। मुश्किल है, देखिए रो रो के बुला रही है, पुल नंबर 1 पर आ जाइए, वो मुश्किल है। और कुंभ के मेले में तो भूलना होता है। धक्का मुक्की हो जाए तो फिर आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। हो जाता है। हाँ, आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबने अपने अपने तरीके, अपने अपने जुगाड़ निकाल रखे हैं ताकि महाकुंभ में कोई दिक्कत उनको ना होने पाए। महाकुंभ में जिस तरह पहले ही दिन श्रद्धालुओं का रैला उमड़ा, उसके बाद अगले 45 दिनों में जितने श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना होगा उतना तो भारत और चीन को छोड़कर किसी और देश की आबादी इस दुनिया में ही नहीं है। आंकड़े देखिएगा आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की इस साल संभावना है, जबकि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क की आबादी 34 करोड़ है। पाकिस्तान जो कि एक बड़ी आबादी का देश है, वहाँ 24 करोड़ की आबादी है। बांग्लादेश हमारा एक और पड़ोसी, वहाँ 17 करोड़ की आबादी है। रूस एक और बड़ा मुल्क, वहाँ मात्र 14 करोड़ की आबादी है। जापान की आबादी 12 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है। यानी इन सबसे ज़्यादा लोग इतने तमाम देशों से ज़्यादा लोग सिर्फ प्रयागराज में आने वाले हैं। अगले 45 दिनों में 40 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा संभावित है। और हाँ, इन श्रद्धालुओं में उन देशों के लोग भी शामिल हैं जिनकी आबादी महाकुंभ में जुटने वाले लोगों से बहुत कम है। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia. We came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ, तो इंद्र का बेटा जयंत कौवा का रूप धारण करके अमृत कलश लेकर भाग गया। जो अमृत धरती पर 4 जगहों पर छलका, वहां अब कुंभ होता है। उन्हीं में प्रयागराज का संगम भी है। उस संगम पर अमृत बरसेगा तो उसी संगम में अर्थव्यवस्था पर रुपया और डॉलर भी बरसेंगे। इसको समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। पैंतालीस दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के इस महामेले में सिर्फ अमृत वर्षा ही नहीं हो रही है, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश की तिजोरी भी भरने वाली है। अब की बार महाकुंभ से इतना पैसा आने वाला है जिससे उत्तर प्रदेश मालामाल हो जाएगा। लगभग 40 से 50 करोड़ अगर आते हैं, 40 करोड़ लोग भी आते हैं और मात्र 4,000 रुपया भी वो खर्च करता है, तो लगभग 1,60,000 करोड़ का जो है टर्नओवर केवल प्रयाग में होगा। ये अर्थ का ही महाकुंभ है जिसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी होने का अनुमान है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। सैकड़ों छोटे लघु उद्योगों को करोड़ों का बिजनेस। जो डबल इंजन सरकार कहते हैं हम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयाग में, उसके आसपास के जिलों में, तीर्थ क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में, मेले के क्षेत्र में आकार ली हैं। और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र सरकार की होंगी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं। करीब 17 किलोमीटर लंबे और 14 किलोमीटर चौड़े इस महाकुंभ मेला ग्राउंड में इन करोड़ों श्रद्धालु के रहने, खाने पीने से लेकर सुरक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लाखों टेंट और स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। इससे एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। जूना अखाड़ा के प्रमुख आचार्य अवधेशानंद के इस शिविर में सैकड़ों टेंट बनकर तैयार हैं। 1500 से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु रहेंगे। कितने देशों से आएंगे लोग यहाँ पर? मुझे लगता है 40-50 देशों से लोग तो इस शिविर में आ ही रहे हैं। और कितने विदेशी मेहमान होंगे यहाँ पर? ऐसे अभी तक तो कोई 1,500 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिर्फ विदेश से आएंगे? लगभग 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अब तक 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी आने की संभावना है।
साधुओं से लेकर श्रद्धालुओं के लिए पूरे प्रयागराज में कहीं डोम सिटी बन रही है तो कहीं टेंट विलेज। गंगा तट पर बने इस कुंभ विलेज का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यहाँ हजारों वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का सामान ट्रकों से लाया जा रहा है। कुंभ विलेज के प्रोपराइटर वरुण का टेंट का बिजनेस है। वरुण कहते हैं बिजनेस काफी बढ़ गया है, देश विदेश से बुकिंग्स आ रही हैं। सर हम लोग ने 200 टेंट्स की प्रॉपर्टी बनाई है और ये 6 एकड़ लैंड में है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा और इसमें करीब 400 लोग एक दिन में हम लोग केटर कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे वी हैव अ स्मॉल बेड, सिटिंग एरिया, लगेज एरिया जी। तो हम लोग इसमें ये 2 लोगों के लिए है? 2 लोगों के लिए है जी। और ये लग्जरी सेगमेंट वाला टेंट जी है? सर। तो इसका कितना फेयर रखा आपने? अराउंड 35,000 रुपीज़ अ नाइट। लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के इस बेस कैंप के सामने लाखों बल्लियां रोज पहुंच रही हैं। नए टेंटों के निर्माण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के टेम्पररी टेंटों के निर्माण के लिए देश भर से लाखों बल्लियां प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। टेंट व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारी खुश हैं। बिजनेस बढ़ रहा है और कमाई भी। वहीं इससे लाखों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, कमाई भी अच्छी हो रही है। महाकुंभ मेला ग्राउंड में फ्लेक्स प्रिंटिंग के इस यूनिट में टेंट्स और शिविरों के रंगीन पोस्टर्स छप रहे हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग महाकुंभ के मालिक आदर्श पांडे कहते हैं ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही बिजनेस भी। किस चीज की प्रिंटिंग हो रही है आदत? यहाँ फ्लेक्स प्रिंटिंग हो रही है, मतलब जैसे मेले में जो भी गेट वगैरह लग रहे हैं उन सब की प्रिंटिंग होती है अपने यहाँ, और जो भी ब्रांडिंग होती है महाकुंभ से रिलेटेड जो भी ब्रांडिंग होती है उसकी प्रिंटिंग अपने यहाँ होती है। बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत बाहर, मतलब काफ़ी सैकड़ों की क्वांटिटी में यहाँ लोग आए हुए हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं। कोई अकेला पूरा मेला कर ही नहीं सकता है। महाकुंभ पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए लाखों बस, मिनी वैन और टैक्सी की बुकिंग की जा रही है। टूर ऑपरेटर पवन जायसवाल के महाकाली ट्रैवल्स एंड टूर्स के इस दफ्तर में बुकिंग्स के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। पवन जायसवाल कहते हैं प्रयागराज शहर के पास के जिलों से गाड़ियां मंगानी पड़ रही हैं, दूर दूर से ड्राइवर्स बुलाने पड़ रहे हैं। लगभग इलाहाबाद में प्राइवेट और वैसे मिला करके 50,000 के आसपास गाड़ियां हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियां कम पड़ेंगी। हमारे सारे आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनसे हमें मदद लेनी होगी। इस बार की डिमांड को देखते हुए 1 लाख गाड़ियां भी कम पड़ेंगी जी। इतना ज़्यादा डिमांड अभी से है। महाकुंभ के दौरान 6,000 से कई ज्यादा नावें चलेंगी, जिस पर सवार होकर करोड़ों श्रद्धालु संगम स्थल पर डुबकी लगाने जाएंगे। इससे नाविकों की कमाई बढ़ेगी। नाव को जो लाइसेंस बनता है उसे पता चलता है कि हम लोग नाव वाले हैं, तो अच्छी बात है ना ये तो ये नाव के लाइसेंस से बहुत अच्छी बात है। हाँ। इससे ये होता है ना कि कौन नाव वाला है कौन क्या है। हाँ, बहुत नाव वाले के चक्कर में बहुत लोग ऐसे भी लोग घुस जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं क्या पैकेट मार देते क्या मार देते, ये भीड़ भटक में कोई ताल नहीं पाता। और ये लाइसेंस रहता है ना तो नाव वाले को साफ साफ पता चल ये नाव चलाते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आस्था के इस महाकुंभ का फायदा राज्य सरकार को होगा और केंद्र सरकार को भी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से उनकी राजस्व की कमाई हजारों करोड़ में होगी। ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसका स्केल कितना बड़ा है, अनुमान क्या है? अगर हम एस्टिमेट से चलें, जैसे 2019 का जो कुंभ था तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से उसका रेवेन्यू था करीब 1.2 लाख करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही विशाल है। जिस स्केल पे गवर्नमेंट ने तैयारियां की हैं और जो एक्सपेंडिचर किया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और फिर जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू के टर्म्स में भी देखें और कंजर्वेटिवली 2 लाख करोड़ पे भी चलें तो स्टेट एक्सचेकर को कुछ नहीं तो 12.5% के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए इसमें से एक्सचेकर को मिलेगा। तभी तो कहा जा रहा है कि आस्था का ये महाकुंभ अर्थ का भी महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा, हिमांशु शेखर और कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।
अब की बार महाकुंभ में कैसे हजारों करोड़ का कारोबार भी होने वाला है, उसको आप इस तरीके से इन आंकड़ों से जरा समझिए। आवास और होटल में 40,000 करोड़ के कारोबार की संभावना है, तो वहीं भोजन और पेय पदार्थों में 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। पूजा सामग्री प्रसाद से 20,000 करोड़ की आमदनी की बात है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स में करीब 10,000 करोड़ की आमदनी की संभावना है। पर्यटन के हिसाब से भी 10,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। हस्तशिल्प में 5,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं में 3,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। डिजिटल सेवा के लिए 1,000 करोड़ रुपए की संभावना है, तो वहीं मनोरंजन और मीडिया में 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल तो मेला की रंगत देखते ही बनती है। सभी का ऐसी पवित्र कामना के साथ महाकुंभ 2025 की पहले स्नान का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में से ही पौष पूर्णिमा का सुंदर से लग्न हो गए हैं। बहुत योगों के साथ 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्य छटा में माँ गंगा की, माँ त्रिवेणी की गोद में लाखों श्रद्धालुओं का कोटि कोटि श्रद्धालुओं का महाकुंभ में पहुंचने का क्रम जारी है। इस महाकुंभ की परंपरा काफी पुरानी है। चीनी यात्री हेनसांग 643 ईस्वी में भारत आए थे। उस समय उत्तर भारत के सबसे प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साथ ही हेनसांग चीन पहुंचे थे। हेनसांग के मुताबिक गंगा के उत्तरी तट पर हर्षवर्धन का शिविर लगा था। सुबह हर्षवर्धन अपने सैनिकों के साथ महादान भूमि पहुंचे। महादान भूमि वो जगह थी जहां हर्षवर्धन जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। हेनसांग के मुताबिक महाराजा हर्षवर्धन साधु संतों, गरीबों, विधवा महिलाओं को दान दिया करते थे। वो लगातार 74 दिनों तक वहां पर रुके थे और दान में जितना खजाना लेकर प्रयागराज पहुंचते थे, आखिरी दिन तक वो सब लुटा देते थे। इतिहास की किताबों में लिखा है कि हर्षवर्धन हर 6 साल पर संगम जाते थे, यानी वो कुंभ या अर्धकुंभ के वक्त वहां जरूर पहुंचते थे। हेनसांग ने जो कुछ लिखा है ना, उससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन अपने सारे लाव लश्कर के साथ और कई राजा महाराजाओं को लेकर यहाँ आते थे और हर 5 वर्ष बाद यानी हर 6वें वर्ष आते थे। तो कहा जा सकता है कि अर्धकुंभ में आते थे। अगर हेनसांग लिख नहीं पा रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर 5 वर्ष बाद यानी 6वें वर्ष में अर्धकुंभ पड़ रहा है और फिर महाकुंभ पूर्ण कुंभ पड़ रहा है। तो हर्षवर्धन यहाँ आते थे और ये एक दस्तावेज के रूप में दर्ज है कि यहाँ पर आकर वे अपनी सारी संपत्ति का जो उन्होंने अर्जित की होती थी उसका दान कर देते थे और फिर अपनी बहन से लिए हुए कपड़े और गहने पहनकर वो वापस जाते थे। दरअसल ये धरती है स्नान, ध्यान और दान की। हेनसांग लिखता है कि यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र मान रहे हैं, दान देकर पुण्य कमा रहे हैं और ध्यान देकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ये लिखा है उसने कि ऐसा बताया जा रहा है। और प्रयागराज की एक अहम पहचान संगम तट पर स्थित अक्षय वट भी है। पिछले दिनों अक्षय वट सुर्खियों में आया था। दरअसल बीते 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय वट का दर्शन किया। मुगलों के राज में अक्षय वट को अकबर ने के बनाए किले में शामिल कर लिया गया था, जहां आम लोगों के दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने उसे फिर से आम जनता के दर्शकों के लिए खोल दिया था। वैसे इस अक्षय वट की दूसरी कहानियां भी हैं। फारसी के विद्वान अल-बरूनी 10,017 में भारत आए थे। अल-बरूनी ने अपनी किताब तारीख अल-हिंद में अक्षय वट की चर्चा की है। अल-बरूनी ने लिखा है कि संगम के पास एक बड़ा सा वट का वृक्ष है, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं हैं और जिसे अक्षय वट कहा जाता है। उसने ये भी लिखा कि अक्षय वट पर चढ़कर लोग गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग देते थे, क्योंकि ये मान्यता उनके अंदर थी कि तीर्थराज प्रयाग में मृत्यु होने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 1583 में अकबर ने प्रयागराज में जब अपना किला बनवाया तो अक्षय वट को किले के भीतर कर लिया। उसके बाद से अक्षय वट के दर्शन पर रोक लग गई थी। रोक मुगलों से लेकर अंग्रेजों और फिर आज़ाद भारत तक रही, जिसे 2019 में हटाया गया।
बहुत सारे लोगों ने इसे काटने की योजना बनाई, कहीं औरंगजेब का नाम दर्ज है तो कहीं अंग्रेजों का नाम दर्ज है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब जब इसे काटने और जलाने का प्रयास किया गया तब तक ये वृक्ष नया होकर ऊपर आया है, नया होकर नई कोपलें निकली हैं। दरअसल संगम का क्षेत्र कुंभ के दौरान अपने आप को नया करने का मौका देता है, हमें रिजुवनेट होने का मौका देता है, फिर वृक्ष हो या जीव हो सभी नए होने में लग जाते हैं। कुंभ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कल मकर संक्रांति पूरा हिंदुस्तान मनाने वाला है। मकर संक्रांति, पोगल, ये तमाम त्योहारों का वक्त आ गया। लोहड़ी आज है, लोहड़ी की शुभकामनाएं भी आप सभी को है। लेकिन मकर संक्रांति पर देश में पतंग उड़ाने की एक परंपरा है। पिछले कुछ वर्षों से पतंगबाजी का एक खतरनाक पहलू अब देखा जा रहा है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज मांझे की मौत की वजह की घटनाएं सामने आ रही हैं और चिंता की बात यह है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल धड़ाधड़ जारी है। आखिर चाइनीज मांझा क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इसके ज़रिए पतंग उड़ाई जाती है, इसके क्या खतरे हैं और सबसे बड़ी बात, आपको क्यों और कैसे इस चाइनीज़ मांझे से सावधान रहना है। आपके हर सवाल का जवाब आज एक एक करके आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि जिस चाइनीज मांझे की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल कितना खतरनाक है। बैतूल में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक डॉक्टर की नाक कट गई। उनकी नाक पर 10 टांके पड़े हैं। धार में चाइनीज मांझे में फंसकर एक युवक का गला कट गया। किसी तरीके से उसकी जान बच पाई है। तीसरी खबर चूरू की है, वो भी चाइनीज मांझे की वजह से एक बाइक सवार का गला कट गया। ये लिस्ट लंबी है और नतीजे इससे भी घातक हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ 24 घंटे में घटी 3 घटनाएं ही बता रहे हैं। आज हम आपको चाइनीज मांझे से जुड़े ऐसे हर सवाल का जवाब देंगे जो इस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में पतंग उड़ाने की परंपरा रही है, लेकिन हर साल इस मौके पर चाइनीज मांझे से जुड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में चाइनीज मांझा इतना खतरनाक बन गया कि गले में गमछा लपेटे होने के बावजूद युवक का गला कट गया। मार्केट में जा रहा था, तभी अचानक मांडो मेन रोड पे एक धागा लाइन का और मेरे गले में दिशाने लगा। तो गले में मुझे पता लगा कि यार धागा में मेरी बाइक रोकते रोकते मैं अचानक गिरने जैसे स्थिति में हुआ और मुझे पता लगा कि यार मेरा गले में धागा आ गया। तो मैंने बाइक रोकते रोकते गला कट गया। चाइना डोर से उसका गला कटने के कारण घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था और उसका अभी उसका जो घाव था वो 7 इंच के लगभग था और उसको रिपेयर भी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 20 टाँके उसको आए हैं। पेशेंट की स्थिति अब ठीक है। इसी तरह चूरू में एक बाइक सवार की गर्दन कट गई। दुर्घटना शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई। गले में चाइनीज मांझा फंसते ही युवक नीचे गिर पड़ा। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे किसी तरह बचाया जा सका। रविवार को ही ऐसा एक हादसा बैतूल में हुआ। डॉक्टर अंशु गुप्ता मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी अचानक पतंग का धागा सामने आ गया। नाक बुरी तरह से कट गई और अस्पताल में जाकर 10 टांके लगाने पड़े। मेरे सर डॉक्टर अंशु गुप्ता इटारसी से हैं, तो वो उनकी सिस्टर के साथ शोभापुर जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ता सलैया, वहाँ पर पतंग का चाइनीज मांझा लटका हुआ था या जो भी उड़ के आया हो कहीं से, तो वो चलती गाड़ी पर उनके 30-40 स्पीड था गाड़ी का, तो सीधे नाक पर लगने से उनकी नाक कट गई थी। उसका उनको हम लोग पास के आजू बाजू हॉस्पिटल में ले गए थे, तो वहाँ पर उनको 10 टाँके लगे हुए। हर पतंगबाज चाहता है कि उसकी पतंग ना कटे और दूसरे की कट जाए। ऐसे में वो उस डोर की तलाश में होता है जो आसानी से ना टूटे। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल इसी लालच में होता है, लेकिन ये हर साल कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाता है और मौत का मांझा साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ऐसी भी क्या पतंग उड़ाना कि दूसरे की जान के साथ आप खिलवाड़ कर दे। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, आपको अलग अलग घटनाओं के जरिए आपको समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं।
आपके परिवार को, आपके परिजनों को क्यों इससे सावधान रहना चाहिए, हम आपको 4 घटनाएं बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। 2 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांस्टेबल शाहरुख ड्यूटी पर थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी गले में मांझा फंस गया, वहीं गिर गए, तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। जनवरी 2024 की एक और घटना सुनिए। हैदराबाद में सेना का एक जवान चाइनीज मांझे की चपेट में आया, मोटरसाइकिल चला रहा था, गिर गया, उसकी मौत हो गई। सेना का जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और हमने उसको खो दिया। इसी तरह दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के धार में पिता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे बच्चे की चाइनीज मांझे की चपेट में आकर मौत हो जाती है। पतंग का धागा बच्चे की गर्दन में फंस गया था। जुलाई 2022 में ऐसा ही एक और हादसा दिल्ली में सामने आया था। हैदरपुर फ्लाईओवर पर 30 साल के एक युवक की मौत हो गई थी और वो मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। कारण वही चाइनीज मांझा। कोई ड्यूटी पे जा रहा था, कोई बच्चे के साथ मार्केट जा रहा था, कोई घर लौट रहा था। तीनों ही बातें डेली रूटीन में आपके साथ भी हो सकती हैं। हम आपको सचेत कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हम क्यों कह रहे हैं कि हवा में उड़ती है मौत? आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ये चाइनीज मांझा आपकी गर्दन तक पहुंच जाता है, दिखता नहीं है। आप बाइक पे चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कहां से कोई चीज़ आई और सीधे आपके गले में फंस जाता है। कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है, उसको भी वो दिखाई नहीं देता और वो चाइनीज मांझे में आकर उसका शिकार हो जाता है, उसका फंस जाता है। इन तस्वीर में ध्यान से देखिए, कबूतर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए चाइनीज मांझे वाले इसमें फंस गया है। और बरेली की घटना है। बरेली पुलिस ने कबूतर को छुड़ाने के लिए क्रेन को बुलाया। किसी तरीके से कबूतर को इस क्रेन की मदद से बचाया जा सका। पक्षियों का तो काम ही उड़ना है, लेकिन चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि पक्षी तक उससे सुरक्षित नहीं रहते। हम इसीलिए बार बार आपको चेता रहे हैं। कल मकर संक्रांति का दिन है, खूब पतंग उड़ाइएगा, खूब ध्यान भी रखिएगा। पतंग के साथ जो मांझा है वो कृपया करके चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। ये मांझा बैन भी है, इस पर प्रतिबंध भी है। जितना हो सके अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार बनिए, और ऐसा तभी होगा जब आप सावधान खुद रहने वाले हैं। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर चाइनीज मांझा नाम कहां से आया। करीब दशक भर पहले तक चाइनीज मांझा नेपाल के रास्ते भारतीय बाजार में आता था, उस पर अब प्रतिबंध लग गया, लेकिन शहर शहर इसकी फैक्ट्री खुल गई है। आपको बताते हैं कि चाइनीज मांझा बनता कैसे है। दरअसल ये धागा सूती नहीं है, ये नायलॉन का धागा है, जो आसानी से कटता नहीं है, टूटता नहीं है। यानी सूती धागों से कहीं ज़्यादा मजबूत ये नायलॉन का धागा होता है। इसके नायलॉन के धागे के ऊपर शीशे या दूसरे केमिकल की लेप लगा दी जाती है, यानी ये धागा और मजबूत हो जाता है और टूटना, इसको तोड़ना असंभव हो जाता है। ऊपर से बेहद धारदार भी होता है, क्योंकि कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है। इसीलिए ये होता है कि इस मांझे के साथ उड़ती पतंग बाकी पतंगों की डोर काट देती है। अपनी पतंग तो बच जाती है, लेकिन इस मांझे की चपेट में जो आता है इंसान, वो खतरनाक उसके लिए हो जाता है। आप समझ सकते हैं इसकी चपेट में किसी की गर्दन आ जाए तो कितनी खतरनाक उसके साथ घटना हो सकती है। हमने आपको कई एग्जाम्पल्स दिखाए। देश के जिन इलाकों में पतंग उड़ने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, पतंग उड़ाई जाती है, उनमें से एक अलीगढ़ भी है। हमने अलीगढ़ के एक पतंगबाज से बात करके ये समझने की कोशिश की कि पतंग की साधारण डोर और चाइनीज मांझे वाले धागे में फ़र्क क्या होता है। ये देखिए आप, ये गर्दन से आ गया, गर्दन पे आया, ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं बिगड़ना है इसका। और देखिए दोबारा आप, ये देखिए आप, ये गर्दन पे आया, ये इसको इधर उधर भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए कमज़ोर मांझा है, ये देखिए, और देखिए, और देखिए, ये देखिए, ये आया, ये कट गया, ये कटेगा नहीं, ये टूट जाएगा, कमज़ोर धागा। ये देखिए आप, 100 बार भी अगर चाहेंगे ना तो 100 बार भी जो है ये गर्दन नहीं काट पाएगा। ये कमज़ोर मांझा है, इसमें ताकत नहीं है। 30 नंबर धागा 1 2 3 है। सूती मांझा टूट जाएगा, लेकिन अगर नायलॉन का चाइनीज मांझा है तो वो नहीं टूटेगा, आपकी गर्दन को नुकसान पहुंचा देगा। चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है, बावजूद इसके धड़ल्ले से बिकता है। इतना ही नहीं, पुलिस जब कार्रवाई के लिए जाती है तो उसके ऊपर हमला भी होता है। जी हाँ, राजस्थान के चुरू में कल ऐसा ही हुआ। चाइनीज मांझा जब्त करने गई टीम के ऊपर हमला किया गया। घर के अंदर घुसी नगरपालिका की टीम पर महिलाओं और पुरुषों ने लाठियों और पत्थरों से हमला किया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और घायल कर्मचारियों को
इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाना पड़ा। मौके से भारी संख्या में चाइनीज़ मांझे को बरामद किया गया है। यानी एक तरफ तो चाइनीज़ मांझे से लोगों की जान जा रही है, लोग खतरनाक रूप से जख्मी हो रहे हैं, उनकी जान पर आफत आ रही है। दूसरी ओर घरों के अंदर चाइनीज़ मांझे का कारोबार भी चल रहा है और पुलिस पकड़ने जाए तो उस पर हमला होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे चाइनीज़ मांझे पर बैन क्यों नहीं है। बिल्कुल बैन है, लेकिन बैन के बावजूद इसकी बिक्री जारी है। बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं। दिल्ली में साल 2017 से चाइनीज़ मांझे पर बैन है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत चाइनीज़ मांझे की बिक्री और इस्तेमाल दोनों पर बैन लगा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी दोनों ने अलग अलग समय में साफ साफ कहा है कि पतंगबाज केवल कॉटन के धागे से ही पतंग उड़ाएं। बावजूद इसके दुकानदार चाइनीज़ मांझे की बिक्री करते हैं और खरीदने वाले खरीदते भी हैं और इतने बड़े और दर्दनाक हादसे भी होते रहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि चाइनीज़ धागे से कॉटन वाली डोर कैसे अलग है। पतंगबाजों में ये गलतफहमी है कि चाइनीज़ धागा बेहतर होता है, लेकिन आज हमने वाराणसी के कुछ ऐसे पतंगबाजों से भी बात की जो इस हुनर के माहिर माने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आपके अंदर स्किल हो तो देसी डोर से भी चाइनीज़ मांझे वाले धागे को काटा जा सकता है। यानी अगर आपके पास तरीका है, टेक्निक है, स्किल है तो आप कॉटन के धागे से, सूती धागे से भी नायलॉन के धागे को काट सकते हैं। देखिए कैसे। जितना अच्छा देसी मांझा काट सकता है, चाइनीज़ मांझा नहीं काट सकता है उतना अच्छा। जो पेच पतंगबाज लड़ाता है वही पेच उसको लड़ाना है। पतंग थोड़ा सा भारी रखना है और थोड़ी अगर हवा होती है तो और ज़्यादा देसी मांझे के अनुकूल होता है और चाइनीज़ मांझे को देसी मांझा बहुत आसानी से काट देता है। बाहर का निकलता हुआ भी आप खींच सकते हैं, ऊपर से जाके जो भी पेच होता है, ज़्यादातर पेच जो होता है वो सामने वाले अपोनेंट के पेच पे डिपेंड करता है। देसी मंजा सबसे बेस्ट है। हम ये अभी हमें पतंग उड़ाते हुए 25 साल हो गया है। 25 साल में हमने धागे ही से लड़ाया है, जिसे देसी मंजा बोलते हैं। तो चाइनीज़ मंजा हमको नहीं काट पाएगा, मैं बहुत गुड्डी काट देता हूँ। कैसे कैसे किस स्टाइल? बस वो मंजा जैसे हवा है वो जैसे रख के पकड़ के खींच लेना, नीचे से खींच लेना, ऊपर से मार देना, जहाँ झटका मार देंगे एकदम धागे की तरह वो कट के जाएगा चाइनीज़ मंजा। चाइनीज़ मंजे को देसी मंजे से एकदम आसानी से काटा जा सकता है। हवा अगर तेज हो, आप भारी पतंग उड़ाइए, खाली उसमें पेच अगर टच भी करेगा तो चाइना मंजा तुरंत कट जाएगा। अगर कोई नीचे से पेच कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है सबको नीचे का घर चाहिए। नीचे वाला नीचे से जाए और ऊपर वाला जब भी रखे बस सीधा खींच ले, बाहर का खींच ले, पट मार दे, आड़ा मार दे, थपकी मार दे, उसकी पतंग कट जाएगी। ट्रिक भी है, कानून भी है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज़ मांझे की बिक्री जारी है। सज़ा का भी प्रावधान, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप भी पतंग उड़ाते हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि मांझे से हुई मौत के मामले में आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है और इसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और हाँ, इन दिनों सड़क पर चलते हुए सावधान ज़रूर रहें। फिलहाल जागरूकता में ही बचाव है। तो अभी इसी नोट पर खबरों की खबर में एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे रुपये की, जो आज बुरी तरीके से धड़ाम हुआ है। पवित्र दिन था, पौष पूर्णिमा थी, हफ्ते का पहला दिन था, महाकुंभ की भी शुरुआत हो रही थी, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है। उम्मीद थी कि शेयर मार्केट भी अच्छा करेगा, लेकिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 76,330 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी बहुत बड़ी 345 अंकों की गिरावट देखी गई। ये 23,085 के स्तर पर आकर बंद हुआ। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुले। दिन भर बिकवाली भी जारी रही। इसके चलते मार्केट गिरा और करीब 14 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। दूसरी ओर आज रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। रुपया 27 पैसे गिरकर 86 रुपये 31 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। यानी $1 की कीमत आज
86.31 पर है। दरअसल अमेरिकी डॉलर का भाव 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इससे भारत समेत दुनिया भर की करेंसी में तेज गिरावट देखने को मिली है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।